Good morning student, I am Gopi Kumar Srivastav and this is my second video of financial statement. In this video we discuss the format of trading account कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, कौन चीज़ डेबिट में जाता है, कौन चीज़ क्रेडिट में जाता है, हम सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रेडिंग अकाउंट है, सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब समझिए। ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है, मतलब एक इंडस्ट्री का अकाउंट, क्योंकि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा पीएल अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है, मतलब कि इंडस्ट्री का अकाउंट होता है। सबसे पहले कोई भी कंपनी का एक इंडस्ट्री होता है जहाँ पे गुड्स को बनाया जाता है, और गुड्स को बनाते समय जो भी इनकम या सेल्स या एक्सपेंस होगा वो सभी ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है। और उसके बाद गुड्स को बनाने के बाद ऑफिस ले जाया जाता है, और ऑफिस के लिए हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं। और ऑफिस और बनाने के बाद या ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हम लोग लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसमें एसेट्स एंड लायबिलिटी को दिखाते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ट्रेडिंग अकाउंट पे है, और इस ट्रेडिंग अकाउंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जितना भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है वो डेबिट साइड में कौन कौन सा जाएगा नहीं जाएगा उसके बारे में। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे डेबिट साइड में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो देखिए ओपनिंग स्टॉक क्या होता है। ओपनिंग स्टॉक मतलब है वो गुड्स जो मैंने पहले से खरीद के रखा था, जो जैसे मेरा इंडस्ट्री है तो मेरे पहले से रॉ मटेरियल मेरे पास जरूर होगा, और अगर और भी गुड्स बनाना है तो मैं बिल्कुल रॉ मटेरियल को और परचेज करूँगा। और अगर किसी प्रकार का रिटर्न है तो हम परचेज से परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे, और परचेज रिटर्न को ही हम लोग रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़, ये दोनों हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है या परचेज है, ये दोनों हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, फिर हमारा एक्सपेंस के नाम पे वेजेज है, वेजेज जो हम लोग वर्कर को देते हैं, या वेजेज एंड सैलरी को भी आप हम लोग वर्कर को ही देते हैं। पर याद रखिएगा ये सभी जो जितना भी खर्च दिख रहा है ये सभी डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में बनाते समय एक ये इंडस्ट्री का अकाउंट होता है, इसमें जो भी खर्चा लगता है गुड्स को बनाते समय लगता है, और गुड्स को बनाते समय जो भी खर्चा लगता है सबको डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे याद रखिएगा डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में। वेजेज, वेज एंड सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंस, ऑलरेडी डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज मतलब एक तरह का भाड़ा हो गया, कैरेज को कैरेज इनवर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि कैरेज भाड़ा तब लगता है जब गुड्स आता है, मतलब रॉ मटेरियल जब इंडस्ट्री में आता है तो उस समय हमारा कैरेज इनवर्ड लगता है, या आप उसे कैरेज ऑन परचेज भी कह सकते हैं। तो याद रखिएगा ये सभी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, और डायरेक्ट एक्सपेंस में हमारा गैस, फ्यूल, पावर, फ्रेट और कार्टेज ये भी एक तरह का भाड़ा है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस को हम लोग प्रोडक्टिव एक्सपेंस बोलते हैं, बिल्कुल गुड्स को बनाते समय जो भी खर्चा लगता है सब का सब हमने कहा है आपको कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। और भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, जैसे फैक्ट्री एक्सपेंस को लेकर देखिए यहाँ फैक्ट्री एक्सपेंस है, जो भी फैक्ट्री एक्सपेंस है जैसे कि फैक्ट्री लाइटिंग हो गया, फैक्ट्री रेंट हो गया, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। डॉक चार्जेस का मतलब होता है, समझिएगा जरा ध्यान से, जो रॉ मटेरियल होता है वो सिर्फ हम लोग देश में नहीं मंगाते, बाहर से भी मंगाते हैं। तो जिस जहाज से आता है, जैसे कि पानी के जहाज से जब आता है तो वो जहाज जहाँ पे किनारे पे लगाया जाता है वहाँ पे एक पार्किंग चार्ज लगता है जिसको हम लोग डॉक चार्जेस बोलते हैं। और क्लियरिंग चार्ज का मतलब होता है कि वहाँ पे जो भी गुड्स आता है वो चेक किया जाता है, तो उसमें भी पैसा लगता है, खर्च लगता है। तो मतलब कि गुड्स को लाने तक का जो प्रोसेस है सब डायरेक्ट एक्सपेंस है। इंपोर्ट ड्यूटी, गुड्स को मंगाते समय जो भी खर्चा लगेगा इंपोर्ट ड्यूटी है। रॉयल्टी मतलब कि अगर आप किसी और का एसेट्स का उपयोग कर रहे हैं तो आपको रॉयल्टी देना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट गिरता है, और ये हमेशा तब गिरता है जब आपका ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड ज़्यादा हो और डेबिट साइड कम हो, मतलब खर्चा कम हो, इनकम ज़्यादा हो। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसी ट्रेडिंग अकाउंट के इनकम साइड का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकम साइड में जो क्रेडिट साइड में हमारा सेल्स है, आप जानते हैं कि सेल्स डेबिट होता है तो परचेज डेबिट होता है तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा, ये एक तरह का इनकम हो गया। इससे सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे, और सेल्स रिटर्न को ही रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। ठीक है, हमेशा आप याद रखिएगा कि ओपनिंग स्टॉक जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ दिखाया गया है, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ दिखाया जाएगा। यहाँ लास्ट में अगर ग्रॉस प्रॉफिट होता है इस साइड में तो यहाँ पे ग्रॉस आपका प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पे ग्रॉस लॉस होगा। कब होगा ये ग्रॉस लॉस? जब आपका डेबिट साइड ज़्यादा हो, जब खर्च ज़्यादा हो जाए, इनकम कम हो जाए। जैसे कि अगर मान लो खर्च 1 लाख हो गया और इनकम आपका 80,000 है, तो हमेशा लॉस गिरेगा 20,000 का। और वही आपका मान लीजिए इनकम ज़्यादा है, मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा है, मतलब सेल्स ज़्यादा है। सेल्स मान लीजिए आपका यहाँ पे 1 लाख है, 1 लाख, और आपका ये यहाँ पे जो एक्सपेंस है वो 80,000 का है, तो डेफिनेटली आपको 20,000 का इनकम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमेशा क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट का ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपको इनकम होगा। ठीक है, तो चलिए ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हमारा ये जो बनने के बाद हम लोग पीएल अकाउंट में आते हैं।
हम लोग हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के बाद पीएल अकाउंट बनाते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट में जो प्रॉफिट आता है इस साइड हम उसे इस साइड कर देते हैं, मतलब सीडी से बीडी कर देते हैं, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है। तो पीएल अकाउंट में जो ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट, उसको आप ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं इसको। अब यहाँ देख सकते हैं अगर प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट करेंगे और लॉस हुआ तो डेबिट करेंगे। आप मतलब क्रॉस कर देंगे यहाँ, क्योंकि लॉस इस साइड आता है ट्रेडिंग का और प्रॉफिट इस साइड आता है, ठीक ना। तो लॉस जो आएगा तो इधर चला जाएगा, प्रॉफिट आएगा तो इधर आ जाएगा। फिर यहाँ देख सकते हैं कि हमारे जो ये पीएल अकाउंट होता है, यहाँ ये ऑफिस का खर्चा को दिखाता है, ट्रेडिंग अकाउंट इंडस्ट्री का खर्चा को दिखाता है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी खर्चा लगता है उसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, और पीएल अकाउंट में जो भी खर्चा लगेगा हम उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हमारा सबसे पहला एक्सपेंस है ऑफिस एक्सपेंस। आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस भी इसको बोल सकते हैं, जिसमें पहला सैलरी लग गया, वेजेस सैलरी लग गया, रेंट लग गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी लग गया, पोस्टेज लग गया, लाइटिंग लग गया, इंश्योरेंस प्रीमियम लग गया, टेलीफोन चार्ज लग गया, लीगल चार्ज लग गया। ये सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा इसको। ऑडिट फीस हो गया। ऑडिट फीस क्या होता है, जैसे कि कोई अकाउंटेंट आपके कंपनी में अगर सारा अकाउंट चेक करता है तो हम उस अकाउंटेंट को, उस सीए को हम लोग कुछ पैसा देते हैं, तो उसको हम लोग ऑडिट फीस कहते हैं। ट्रेडिंग एक्सपेंस, स्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस, सब का सब ऑफिस एक्सपेंस है। ठीक है, तो हमारा जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये एक्चुअली में इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को 3 भागों में बांटा गया है। ऑफिस एक्सपेंस, उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस देख सकते हैं यहाँ पे आप, और उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हम लोग का क्या क्या होता है। तो यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड, याद रखिएगा कैरेज इनवर्ड जो है डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, और कैरेज आउटवर्ड जो है सेल करते समय लगता है, मतलब भाड़ा सेल करते समय, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एडवर्टाइजमेंट भी इनडायरेक्ट है, कमीशन भी इनडायरेक्ट है, ब्रोकर मतलब दलाली होता है, ये भी इनडायरेक्ट है। बैड टेप मतलब कि बदमाश ग्राहक जो पैसा लेके डूब जाता है वो लॉस है, उसको भी आप यहीं दिखाएंगे। एक्सपोर्ट ड्यूटी यहाँ दिखेगा, इंपोर्ट ड्यूटी वहाँ दिखेगा, पैकिंग चार्जेस भी यहाँ दिखेगा, गुड्स को पैक किया जाता है गोडाउन में जो ऑफिस में। पैकिंग एक्सपेंस है, ये डिलीवरी वेन एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि अगर ऑफिस से ही एक पर्सनल गाड़ी रखा जाता है जिससे हम लोग अपना गुड्स को भिजवाते हैं, तो वो डिलीवरी वेन एक्सपेंस में आ जाता है। फिर आता है यहाँ पे स्टेबल एक्सपेंसेस का मतलब यहाँ पे होता है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो एक स्टेबल बना के रखता है, जहाँ पे वो घोड़ों को रखता है, लाइव स्टॉक रखता है और उसे रेस में लगाता है। तो इतना प्रॉफिट कमाने के लिए वो कुछ खर्चा करता है, जिसको स्टेबल एक्सपेंसेस बोलते हैं, जहाँ पे घोड़ा को रखा जाता है। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस में हमारे पास डिस्काउंट है, अगर कंपनी किसी को डिस्काउंट दे रहा है तो मिसलेनियस एक्सपेंस है। और भी एक्सपेंस हमारे पास है यहाँ पे, जिसका नाम है रिपेयर, डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट डेबिट मतलब कि आप इंटरेस्ट दे रहे हो, और क्रेडिट मतलब होता है आप इंटरेस्ट ले रहे हो, मतलब आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। आप कभी भी लोन लेते हैं तो आप इंटरेस्ट देंगे। बैंक चार्जेज हो गया, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हो गया, कन्वेंस एक्सपेंस हो गया, डोनेशन चैरिटी हो गया, सभी तरह का आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो मिसलेनियस में आता है। और लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट भी का मतलब होता है किसी मशीन को आप 1 लाख की जगह 80,000 में बेच दिए या 50,000 में बेच दिए तो नुकसान हो जाएगा। यहाँ पे वही फंडा है कि अगर आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा रहेगा तब आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा, और वहाँ पे क्रेडिट साइड ज़्यादा होने पे ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, यहाँ पे हमेशा नेट प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पे एक्सपेंस डेबिट साइड में जाता है उस तरह से यहाँ पे इनकम भी होता है जो क्रेडिट साइड में जाता है। तो इनकम के रूप में रेंट फ्रॉम टेनेंट है, मतलब कि किराएदार से रेंट लेना, और रेंट क्रेडिट का मतलब ही हो गया रेंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव को डिस्काउंट क्रेडिट भी बोल सकते हैं। कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट मेरा एक एसेट्स है और उस पर इंटरेस्ट मिलेगा तो मेरे लिए फायदा है। डिविडेंड ऑन शेयर का मतलब होता है कि आप कहीं शेयर खरीदें, उस पर आपको डिविडेंड मिल रहा है, मतलब प्रॉफिट मिल रहा है। डिविडेंड एक्चुअली में प्रॉफिट का एक भाग होता है। प्रॉफिट ऑन द सेल्स ऑफ एसेट मतलब होता है कि आप किसी एसेट्स को ज़्यादा दाम में बेच दिए, प्रॉफिट में बेच दिए। इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज, और भी कोई सोर्सेस है जहाँ से पैसा आता है वो भी आपका क्रेडिट हो जाएगा। मिसलेनियस रिसीव मतलब होता है कि आप न्यूज़पेपर बेच दिए या कुछ भी बेच के आपका पैसा आ रहा है अन्य तरीका से। हमेशा याद रखिएगा इसमें भी अगर आपका डेबिट साइड होगा तो नेट लॉस गिरेगा, ठीक ना, और क्रेडिट साइड ज़्यादा रहेगा तो नेट प्रॉफिट गिरेगा। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए होंगे इस पूरे फॉर्मेट को। ये देख सकते हैं हमारा पीएल अकाउंट है। उसके बाद हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट ट्रेडिंग इन पीएल अकाउंट के बनाने के बाद बनता है, और ये कंपनी का जो है एसेट्स एंड लायबिलिटी को शो करता है। बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट बिल्कुल नहीं होता है, एक साइड आपको एसेट्स मिलेगा और एक साइड आपको लायबिलिटी मिलेगा। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में और भी बहुत ज़्यादा। देखिए एसेट्स जो है यहाँ पे उसको 2 भागों में बांटेगा, एसेट्स को 2 भागों में बांटेगा। एक को लिखिएगा करेंट एसेट्स जो कि शॉर्ट टर्म एसेट्स होता है, एक को लिखिएगा नॉन करेंट एसेट्स जो कि लॉन्ग टर्म एसेट्स होता है। जितना भी लॉन्ग टर्म एसेट्स है उसको आप नॉन करेंट एसेट्स कह सकते हैं, और जो शॉर्ट टर्म एसेट्स है उसको करेंट एसेट्स कह सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ याद रखिएगा नॉन करेंट एसेट्स मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स और करेंट एसेट्स मतलब शॉर्ट टर्म एसेट्स।
और नॉन करेंट एसेट्स को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला होता है टेंजिबल एसेट्स और दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट्स। पहला क्या होता है टेंजिबल एसेट्स, दूसरा क्या होता है इनटेंजिबल एसेट्स। देखिए मैं इसको आपको अच्छे से बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए एसेट्स जो है हमारा वो दो भागों में बटा है, करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स। और नॉन करेंट एसेट्स को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, और दूसरा है इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो टेंजिबल और इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है? टेंजिबल होता है जो लॉन्ग फिक्स एसेट्स होता है उसको टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं, जैसे कि मशीन, फर्नीचर, टाइपराइटर। तो ये सभी चीज़ें जो महंगी महंगी चीज़ें होती है, जो लॉन्ग टर्म तक चलता है, उसको हम लोग टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होता है जो दिखाई नहीं देता है, पर उसको हम लोग मनी मेजर कर सकते हैं। जैसे गुडविल हो गया, गुडविल मतलब हो गया आपका रेपुटेशन, है ना। पेटेंट राइट हो गया, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब इनटेंजिबल एसेट्स हैं। तो ठीक है, तो आप यहाँ याद रखिएगा कि हमारा एसेट्स जो है दो तरह का होता है, करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स। और नॉन करेंट एसेट्स भी दो तरह का होता है, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल आ गया, और टेंजिबल एसेट्स में जिसको छू सकते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं और भी यहाँ पे करेंट लायबिलिटी के बारे में, कि लायबिलिटी भी हमारा दो प्रकार का होता है, करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट्स का मतलब शॉर्ट टर्म एसेट्स होता है, तो करेंट लायबिलिटी का मतलब शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होता है। नॉन करेंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है। करेंट लायबिलिटी का मतलब हो गया जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो ये सभी करेंट लायबिलिटी है। नॉन करेंट लायबिलिटी के रूप में आपको दिखेगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जैसे लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम एसबीआई। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो है हमेशा एक साल से ज़्यादा के लिए हम लोग जब लायबिलिटी लेते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे इसको। चलिए हम लोग और इसको डिस्कस करते हैं। अब करेंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। करेंट लायबिलिटी में पहला आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब जब बैंक से जब बहुत ज़्यादा पैसा निकाल लेते हैं तो उसको हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। बीपी मतलब बिल्स पेबल, मतलब आपको किसी को क्रेडिटर को पैसा देना है, आपके नाम पे बिल बना है, आपको देना पड़ेगा। सिंडिकेट मतलब महाजन होता है जिसको आपको पैसा देना होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब क्या है कि कुछ खर्चा आपने दिया नहीं, जैसे रेंट आपने दिया नहीं है, सैलरी आपने दिया नहीं है, तो वो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाता है। अनअर्न इनकम के बारे में आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है ये हमारा, ये इसको मैं आपको अच्छे से बताना चाहता हूँ। देखिए इनकम जो है ना दो तरह का होता है, इनकम दो तरह का होता है। पहला होता है अर्न इनकम, क्या होता है अर्न इनकम, और दूसरा होता है अनअर्न इनकम, अनअर्न इनकम। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे, पहला होता है अर्न इनकम, दूसरा होता है अनअर्न इनकम। अर्न इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो हम लोग कमा लिए पर हमको मिला नहीं। तो जैसे कि मान लीजिए मेरा एक किराएदार है जिसको मैंने रूम दिया था 1,000 रुपये महीना के लिए, और 12 महीना हो गया पर उसने मुझे 10 महीना का पैसा दिया, मतलब 10,000 रुपये दिया, 2,000 रुपये नहीं दिया है। तो अगर देना बाकी होता है तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, और अगर लेना बाकी होता है तो वो अर्न इनकम होता है। क्या होता है अर्न इनकम, मतलब कि हम कमा लिए पर मिला नहीं। अर्न इनकम को हम लोग कभी कल एक्यूरेट इनकम भी बोलते हैं, एक्यूरेट इनकम, ठीक ना। तो आप यहाँ याद रखिएगा। अर्न इनकम मतलब होता है कि हम जैसे कि मेरा कोई किराएदार है रूम, उसने मुझे एडवांस में पैसा दे दिया, तो जो मेरा किराएदार है अगर एडवांस में दे देगा तो उसके लिए प्रीपेड एक्सपेंस है जो कि एसेट्स है। अगर हमको एडवांस में ले लेते हैं कोई पैसा किसी से भी, तो वो मेरी अर्न इनकम है, क्योंकि मैंने अभी उसको कमाया नहीं है, अभी उसका रेंट पूरा नहीं हुआ, उसका डेट नहीं हुआ, अब मैंने मेरा पैसा पहले आ गया, तो वो मेरे लिए अर्न इनकम है, मतलब मेरे लिए एक तरह का लायबिलिटी है। ठीक है, तो आप यहाँ समझ जाइएगा कि जब भी अनअर्न इनकम दिया रहेगा तो वो हमारा एक तरह का लायबिलिटी होता है, मतलब आपने इनकम को एडवांस में रिसीव किया। जब भी हम इनकम रिसीव इन एडवांस होता है, आप किसी भी तरह का इनकम को एडवांस में रिसीव करेंगे तो वो हमारा अनअर्न इनकम होता है, मतलब एक तरह का लायबिलिटी होता है जो कि करेंट लायबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास करेंट एसेट्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप। करेंट लायबिलिटी का मतलब होता है जो पैसा हमको एक साल के अंदर लौटाना पड़ेगा, और करेंट एसेट का मतलब होता है जो कैश फॉर्म में एक साल में ही कन्वर्ट हो जाए, जैसे कैश इन हैंड, हाथ में पैसा, बैंक में पैसा, बिल्कुल कैश में कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत। बिल रिसीवेबल मतलब होता है कि आप जब कहाँ के नाम पे बिल बनाते हैं तो वो बिल रिसीवेबल होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब कहीं भी थोड़ा पैसा लगाया कम समय के लिए तो वो भी पैसा आ जाएगा आपका। सन्डी डेबिटर भी आपका एक तरह का करेंट एसेट्स है, मतलब कि एक तरह का है क्या, ग्राहक है, पैसा आ ही जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक भी आपका करेंट एसेट्स है। प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक्यूरेट इनकम लिखा हुआ है जिसको हम लोग अर्न इनकम बोलते हैं, जो अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया, जो कि आपका करेंट एसेट्स होता है, करेंट एसेट्स होता है। ठीक है, चलिए प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एक्सपेंस हमारा दो तरह का होता है, जिस तरह से इनकम दो तरह से होता है। एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक होता है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस को हम लोग एडवांस एक्सपेंस भी बोलते हैं, कि अगर मान ली मैंने मकान मालिक को रेंट एडवांस में दे दिया तो वो प्रीपेड होता है।
एक्चुअली में जब भी हम खर्चा एडवांस में दे देंगे तो वो मेरे लिए एसेट्स होता है, दैट इज करेंट एसेट्स। और कोई खर्चा अगर हम नहीं देते, बकाया है, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाता है और वो हमारा करेंट लायबिलिटी होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लायबिलिटी के रूप में करेंट लायबिलिटी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं करेंट लायबिलिटी है। उसके बाद आप देख सकते हैं और भी नॉन करेंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लोन जो मैंने बताया था आपको। और रिजर्व क्या होता है और कैपिटल क्या होता है, जो कि लायबिलिटी का हेडिंग में है। तो रिजर्व एक तरह का, मान लीजिए हर साल मुझे जितना भी कंपनी में प्रॉफिट होता है, मान लीजिए 1 लाख रुपये प्रॉफिट होता है, तो मैं कुछ पैसों को कंपनी के नाम पे ही रख देता हूँ, उसको रिजर्व बोलता है। इन पैसों को मैं अपने लिए निकाल नहीं सकता, इसलिए ये लायबिलिटी साइड में रखा जाता है, क्योंकि ये भी एक तरह का लायबिलिटी है। रिजर्व मतलब कि कंपनी के भलाई के लिए काम में लगाया गया पैसा है, मतलब कंपनी एक तरह से अपने पास इस चीज़ को रखती है। कैपिटल हमेशा एक तरह का पूंजी होता है, वो हमेशा लायबिलिटी होता है। आपने हमेशा याद रखा किया होगा कि कैपिटल एक तरह का लायबिलिटी है। बिल्कुल, जो भी पैसा हम लोग बिजनेस में लगाते हैं वो सभी तरह का वो हमेशा एक लायबिलिटी होता है। कैपिटल में हमेशा नेट प्रॉफिट को जोड़ देते हैं, क्योंकि कैपिटल से ही, पूंजी लगाने से ही प्रॉफिट होगा, तो आपका जुड़ जाएगा। ड्राइंग मतलब तो पैसा निकालना, तो डेफिनेटली कैपिटल को घटा देता है, इसलिए इसको यहाँ से कैपिटल से लेस कर देते हैं। इनकम टैक्स पर्सनल टैक्स होता है, जो कि एक ड्राइंग का काम करता है, इसलिए इसको भी लेस कर देते हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी, लाइफ इंश्योरेंस मतलब मैंने अपना इंश्योरेंस प्रीमियम कराया, वो भी एक तरह का पर्सनल एक्सपेंस है, जो कि ड्राइंग होगा। ये तीनों ड्राइंग है, चाहे वो ड्राइंग हो, इनकम टैक्स हो या इंश्योरेंस प्रीमियम हो, सभी का सभी ड्राइंग है, इसलिए इसको लेस करेंगे। और कैपिटल में हमेशा नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे और उसके बाद जो भी कैलकुलेशन आएगा उसको बाहर कर देंगे। अगला देखते हैं यहाँ पे, हाँ एसेट्स के वाला लाइन में आप देख सकते हैं, एसेट्स का जो लाइन है हमारा, उसमें आपको सारा करेंट एसेट्स के बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मिलेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मिलेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना, वो हमारा एक तरह का फिक्स एसेट्स के रूप में रहता है, या लॉन्ग टर्म नॉन करेंट एसेट्स के रूप में रहता है। फिर नॉन करेंट एसेट्स में क्या क्या है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नॉन करेंट एसेट्स में, ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स में आपको 2 तरह का एसेट्स मिलेगा। अभी मैं कैटेगराइज कर देता हूँ। जैसे ये टेंजिबल एसेट्स है, क्योंकि इसको देख सकते हैं। लूज टूल भी एक तरह का टूल होता है जो हम लोग बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं। टेंजिबल एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। पेटेंट राइट और गुडविल क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स है, क्या ये सब दिखाई देता नहीं है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि हमारा जो नॉन करेंट एसेट्स है वो 2 भागों में बांटा गया है, करेंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। उसके बाद हमारा ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, आपको एग्जाम में हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट याद रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंतर्गत क्या क्या आता है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी प्रॉफिट आता है उसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। अकाउंट एक बात और याद रखिएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा जो भी एक्सपेंस होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इन सारे एक्सपेंस को आप याद रखिएगा जरूर, चाहे वो कैरेज हो, कैरेज ऑन परचेज हो, फ्यूल हो, सभी याद रखें। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमेशा पीएल अकाउंट में होता है। ये सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, चाहे ऑफिस एक्सपेंस हो, चाहे वो आपका मिसलेनियस एक्सपेंस हो, चाहे वो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो। और क्रेडिट साइड में हमेशा आपका इनडायरेक्ट इनकम हो गया ये सभी, क्योंकि अगर ये इनडायरेक्ट पीएल अकाउंट में अगर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो ये क्रेडिट साइड वाला हमेशा इनडायरेक्ट इनकम होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है यहाँ पे कि गुड्स को बनाते समय जो भी खर्चा लगता है वो हमेशा बनाते समय जो भी लगेगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में लगता है। और गुड्स को बनाने के बाद जो खर्चा लगता है वो ऑफिस में लगता है, मतलब पीएल अकाउंट में लगता है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो आपको यहाँ पे कुछ बातें बिल्कुल याद रखना है। और बैलेंस शीट के बारे में याद रखना है कि बैलेंस शीट में 2 चीज़ें होता है, एसेट्स और लायबिलिटी। और एसेट्स हमेशा 2 तरह का होता है, करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स। और लायबिलिटी भी हमेशा 2 तरह का होता है, करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट लायबिलिटी। और करेंट एसेट्स जो है और करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट एसेट्स जो है, नॉन करेंट एसेट्स भी 2 भागों में बटा हुआ है, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। तो हमेशा यहाँ पे भी आप इस बात को याद रखें। ठीक है, तो बिल्कुल आप ये पूरे फॉर्मेट को अच्छे से लिखें। ये आपके लिए आप समझ सकते हैं कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इसको लिखते नहीं हैं, याद नहीं रखते तो आप क्वेश्चन को भी बना नहीं सकते हैं। तो आप डेफिनेटली याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाने के लिए आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा इन चीज़ों को और लिखना पड़ेगा। आप हमेशा एसेट्स के बारे में जान के रहिएगा कि एसेट्स क्या होता है और एसेट्स कितना प्रकार का होता है। चाहे करेंट एसेट्स हो, करेंट एसेट्स मतलब वो एसेट्स जो 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाता है। और नॉन करेंट एसेट्स मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स, जैसे बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो इसको रिवीजन के रूप में भी आप हमेशा याद रखिएगा। और एग्जाम में हमेशा याद रखिएगा कि एक्सपेंस भी 2 तरह का होता है हम लोग का, है ना, और इनकम भी 2 तरह का होता है। ठीक है, इनकम 2 तरह का, अनइनकम और एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ये सब बातें आपको याद रखना है कि कितनी तरह का है। और एक्यूरेट इनकम को लोग अन इनकम भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस जो एक्सपेंस जो हम एडवांस में पेड कर देते हैं। तो ये सभी फॉर्मेट को आपको जब तक याद नहीं रखेंगे काम होगा नहीं, तो आप इसको बिल्कुल याद रखें
और अच्छे से प्रिपेयर करें। आपको सभी बातें पता रहना चाहिए कि क्या क्या है नहीं है। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक तो है जैसे कि लाइटिंग को लेकर है। जैसे देखिए लाइटिंग के बारे में बता देते हैं। लाइटिंग देखिए डायरेक्ट टैक्स भी होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अगर लिख दिया फैक्ट्री लाइटिंग है तो ये डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। अगर लिख दिया ये ऑफिस लाइटिंग है तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, सॉरी टैक्स नहीं एक्सपेंस हो जाएगा। और सिर्फ लाइटिंग लिखा तभी ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर फैक्ट्री लाइटिंग लिख दिया, क्योंकि लाइटिंग तो दोनों जगह यूज होता है, फैक्ट्री में भी और ऑफिस में भी। पर अगर ऑफिस में यूज हुआ तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा, और अगर फैक्ट्री में यूज हुआ तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। उसी प्रकार से रेंट भी दो प्रकार का होता है। रेंट भी दो तरह का होता है। एक होता है फैक्ट्री रेंट और एक होता है ऑफिस रेंट। ऑफिस का हर चीज़ इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा और फैक्ट्री का हर चीज़ डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। डायरेक्ट एक्सपेंस हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में दिखेगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमेशा OPL अकाउंट में दिखेगा, ठीक ना। तो आप हमेशा याद रखें। और इलेक्ट्रिसिटी भी जो है या पावर भी जो है वो दो तरह का होता है, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी और ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी। तो हमेशा ऑफिस जब भी लिखा रहे तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। और याद रखना है कि इंश्योरेंस जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है। एक लाइफ इंश्योरेंस होता है, एक बिजनेस का इंश्योरेंस होता है। तो बिजनेस का इंश्योरेंस हमेशा PL अकाउंट में जाता है और लाइफ इंश्योरेंस जो है वो ड्राइंग है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक ना। और इनकम टैक्स भी हमेशा ड्राइंग होता है। तो इस प्रकार से आपको सभी बातों को अच्छे से याद रखना होगा, ठीक ना। तो चलिए ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू। मस्ट राइट दिस फॉर्मेट and complete this. Thank you.